नमस्कार, शुद्ध राजनीति देख रहे हैं आप। मैं हूं मानक गुप्ता। रात के 9 बज रहे हैं। 7वीं बार शपथ के लिए तैयार नीतीश कुमार ने आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी। हालांकि एनडीए की आज हुई बैठक में नेता का चयन नहीं हुआ। कैबिनेट बैठक के बाद राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, तो साथ ही 16वीं विधानसभा भंग करने की सिफारिश का पत्र भी राज्यपाल के हवाले कर दिया। राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन परंपरा के मुताबिक नई सरकार बनने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया। चुनाव नतीजों के बाद एनडीए बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद में जुट गया है। सीएम हाउस में इस बाबत आज एनडीए के घटक दलों की एक बैठक भी हुई, लेकिन इस बैठक में नेता का चयन नहीं हुआ। अब 15 नवंबर को एनडीए विधायक दल की औपचारिक बैठक होगी, जिसमें एनडीए विधायक दल के नेता पर मुहर लगेगी। एनडीए की बैठक से पहले तमाम बीजेपी विधायक पार्टी दफ्तर में हाजिरी देंगे और उसके बाद ही ये सभी सीएम हाउस जाएंगे। आज हम लोग सब एक साथ बैठे हैं चारों और मिल करके यही निर्णय हुआ कि 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में हम लोग संयुक्त बैठक करेंगे विधायक मंडल दल की। सभी एक साथ बैठेंगे चारों दलों के लोग और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री जी के आवास पर 12:30 बजे होगी। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 10 बजे सभी विधायक आएंगे। सभी विधायकों का साथ में नाश्ता होगा और पार्टी कार्यालय से सभी विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाएंगे। 15 नवंबर को होने वाली इस बैठक में बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के नेता शामिल होंगे, जहां विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में नीतीश कुमार का नेता चुना जाना भी तय है। सूत्रों के मुताबिक दीपावली के बाद 16 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बनना तो तय है, नीतीश कुमार का सीएम बनना भी लगभग तय है, लेकिन सुशील मोदी की जगह सुरक्षित नहीं दिख रही। सूत्रों की माने तो इस बार उनकी जगह एक दलित चेहरा ले सकता है। पटना एयरपोर्ट पर कदम रखते ही फूलों की माला से लाद दिए गए बीजेपी नेता कामेश्वर चौपाल। शानदार स्वागत से गदगद चौपाल बोले, हर जिम्मेदारी निभाने को तैयार हूँ। एनडीए में जो हमारे नेतागण हैं वो बैठेंगे, जो निर्णय करेंगे उस निर्णय के साथ संपूर्ण पार्टी है, पूरा एनडीए है। फूलों की माला से लदे कामेश्वर चौपाल बीजेपी के दलित नेता हैं और सूत्रों की माने तो चौपाल को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि खुद कामेश्वर चौपाल इस सवाल से बचते नजर आए। माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार का फिर से हम विकास काम में लगेंगे। बिहार के मधुबनी जिले से ताल्लुक रखने वाले कामेश्वर चौपाल का नाम पहली बार तब सुर्खियों में आया था जब 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था। राम मंदिर निर्माण के लिए पहली शिला कामेश्वर चौपाल ने ही रखी थी। 1989 में मंदिर शिलान्यास के वक्त चौपाल वीएचपी का संयुक्त सचिव थे। 2002 में विधान पार्षद बने, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी रहे। 1991 में रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2014 में सुपौल से रंजीता रंजन के खिलाफ चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। आरएसएस ने कामेश्वर चौपाल को पहले कारसेवक का दर्जा दिया है। हालांकि चुनावी राजनीति में वो अब तक कामयाब नहीं रहे हैं, लेकिन बिहार में एक दलित चेहरे के तौर पर इन्हें अहम पद मिलना तय माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस बार सुशील मोदी की जगह कामेश्वर चौपाल डिप्टी सीएम बन सकते हैं। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। भागलपुर से दूसरी बार विधायक बने अजीत शर्मा को पार्टी ने विधायक दल का नेता चुन लिया है। हालांकि नेता के चुनाव से पहले पटना के पार्टी दफ्तर में जमकर हाथापाई हुई। सदाकत आश्रम रण क्षेत्र बन गया। नोक झोंक, धक्का मुक्की और फिर हाथापाई। पटना के सदाकत आश्रम में हंगामा हो गया। कांग्रेस दफ्तर में आपस में ही भिड़ गए कार्यकर्ता। सरेआम हो गई कांग्रेस की कलह। एक तरफ विधायक दल की बैठक चल रही थी तो दूसरी ओर विधायक के समर्थक आपस में हाथापाई और गाली गलौज कर रहे थे। विक्रम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बने सिद्धार्थ सिंह के समर्थक सुबह से ही सदाकत आश्रम में डेरा डाले हुए थे और ये सभी पार्टी के बड़े नेताओं पर सिद्धार्थ को विधायक दल का नेता चुनने का दबाव बना रहे थे। जबकि दूसरी ओर विधायक विजय शंकर दुबे के समर्थक भी सदाकत आश्रम में लगातार नारेबाजी कर रहे थे। दुबे को विधायक दल का नेता बनाए जाने की मांग कर रहे थे।
जल्द ही दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए और शुरू हो गई हाथापाई। हंगामा बढ़ता देख बड़े नेता बीच बचाव के लिए उतरे और बड़ी मुश्किल से मामला शांत हुआ। तो यहाँ निर्णय होना नहीं है, हाई कमांड को ऑथराइज हो गया, भीतर क्या हो रहा है बाहर पता नहीं। अब समर्थक क्यों आपस में उलझ गए मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करूंगा। ये नहीं है, ये जानकारी नहीं है मुझे। हमको समझे मुझे नारा लग रहा है, मेरे आने के बाद हुई होगी, इस बात की हम संज्ञान लेते हैं। ये क्या मामला है? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 70 उम्मीदवारों में सिर्फ 19 ही चुनाव जीत कर आए, लेकिन इनमें भी नेता कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है। बिहार कांग्रेस ने गुटबाजी और असंतोष के मद्देनजर नेता चुनने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे को सौंपी है, लेकिन उनके लिए भी ये काम आसान नहीं लग रहा। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। क्या बिहार में कांग्रेस को 70 सीटें देने का खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा? क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस के कारण ही सत्ता से दूर रह गए? खुद कांग्रेसी भी अब इस सवाल को जायज बता रहे हैं। दूसरे घटक दल भी कांग्रेस के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठा रहे हैं। एक व्यक्ति का जिद और एक व्यक्ति का इनएफिशिएंसी, हमारे जो अध्यक्ष हैं मनन मोहन झा जी, अब तक तो कम से कम ऑफर करना चाहिए इस्तीफा का। कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी हो गई, और इसी के लिए मैंने अपने ढंग से अपने तरीके से ये बात उठाई है कि पार्टी को उस पर चिंतन करना चाहिए। बात है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर रहा और शायद ये 70 सीटें संभाल पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हुई। एक ने प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा तो दूसरे ने पूरी पार्टी पर ही सवाल उठा दिया। तीसरा बोला कांग्रेस तो चुनावी जंग के काबिल ही नहीं थी। तीनों उसी महागठबंधन के नेता हैं जिसने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कांटे की टक्कर में सत्ता तेजस्वी के हाथ से फिसल गई। आरजेडी अभी कांग्रेस को कसूरवार ठहराती। इससे पहले कांग्रेसी ही पार्टी के आला नेताओं पर निशाना साधने लगे, प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांगने लगे। एक व्यक्ति का जिद और एक व्यक्ति का इनएफिशिएंसी, हमारे जो अध्यक्ष हैं मनन मोहन झा जी, अब तक तो कम से कम ऑफर करना चाहिए इस्तीफा का। इस्तीफा एक्सेप्ट हो ना हो वो तो बात की चीज है। मैं सोनिया जी से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, हाई कमांड से, बिहार कांग्रेस को बचा लीजिए, ऐसे व्यक्ति से बचा लीजिए, नहीं तो कांग्रेस मर जाएगी बिहार में। ऋषि मिश्रा दरभंगा के जाले से टिकट न मिलने से नाराज चल रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि उन 70 सीटों के स्ट्राइक रेट का है, जिसमें कांग्रेस सिर्फ 19 ही जीत पाई। पार्टी के बड़े नेता भी बेचैन हो उठे। सीमांचल के दिग्गज कांग्रेसी तारिक अनवर ने तो सीधे सीधे कह दिया कि महागठबंधन की हार की जिम्मेदार कांग्रेस है। कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी हो गई, और इसी के लिए मैंने अपने ढंग से अपने तरीके से ये बात उठाई है कि पार्टी को उस पर चिंतन करना चाहिए, बात करनी चाहिए। 70 में हमारे पास सिर्फ मात्र 19 सीट हमको मिली, जबकि एक्सपेक्टेशन कहीं ज़्यादा था। तो हम अपनी कमज़ोरी या कहिए अपनी कमी को हम महसूस करते हैं और ये मानते हैं कि अगर आज हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होता तो महागठबंधन की सरकार होती बिहार में। तारिक अनवर पार्टी के खराब परफॉर्मेंस की शिकायत कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में शामिल सीपीआई ने कांग्रेस को 70 सीट देने के फैसले पर ही सवाल उठा दिया। बोले कांग्रेस में इतनी सीटों पर लड़ने का मादा ही नहीं था। बात है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर रहा और शायद ये 70 सीटें संभाल पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हुई और हो सकता है कि कांग्रेस कम सीटों पर लड़ती और वो सीटें कुछ राजद को, कुछ माले को, कुछ सीपीआई सीपीएम को मिली होती तो शायद फर्क पड़ जाता। जो लोगों पर स्ट्राइक रेट हमारा रहा वो टेस्ट मैच वाला रहा, जो 2020 में जो फिनिश करना चाहिए था वो फिनिश नहीं हो पाई। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि पार्टी ने बिहार में 70 सीटों पर लड़कर गलती की, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत नहीं है। अगर इनमें कुछ सीटें छोटी पार्टियों को मिल जाती तो नतीजे दूसरे हो सकते थे। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बराक ओबामा की किताब में राहुल गांधी पर टिप्पणी ने बीजेपी को राहुल गांधी पर हमले का हथियार थमा दिया है, लेकिन कांग्रेस नेता तारिक अनवर का कहना है राहुल गांधी अब पहले जैसे नहीं है, काफी परिपक्व हो चुके हैं। आजकल उनकी बेवकूफ़ी की चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
तो किसी की बेवकूफी की चर्चे जो है वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तंज के इस तीर का निशाना कांग्रेस नेता राहुल गांधी है और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राहुल पर हमले का ये हथियार मिला है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक किताब से, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को नर्वस नेता बताया है। ओबामा ने ये टिप्पणी अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस किताब की समीक्षा की है, जिसके मुताबिक ओबामा ने लिखा है कि राहुल गांधी में एक ऐसे घबराए हुए और अनगढ़ छात्र के गुण हैं, जिसने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और अपने शिक्षक को प्रभावित करने की चाहत भी रखता है, लेकिन विषय में महारत हासिल करने की योग्यता या जुनून की कमी है। ओबामा की इस टिप्पणी के बाद हैशटैग माफी मांग ओबामा ट्रेंड करने लगा। लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ाने लगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और गौरव भाटिया जैसे लोग राहुल गांधी पर तंज कसने लगे, लेकिन कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने राहुल गांधी का बचाव किया। बोले, राहुल और ओबामा की मुलाकात के 8-10 बरस बीत चुके हैं। राहुल की पर्सनालिटी बदल चुकी है। बराक ओबामा ने जिस ढंग से रखा है, अब मुझे लगता है कि इसके बाद इनके बुद्धि पर किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। देश में जो इनकी इज्जत मिल रहा था, मिल ही रहा था, विदेश में भी अब इज्जत मिलने लगा। एक मुलाकात में या दो मुलाकात में किसी आदमी की क्षमता को आंकना मुश्किल होता है। आज से 10 साल पहले या 8 साल 9 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त के जो उनका व्यक्तित्व था राहुल जी का, वो आज फर्क है। बराक ओबामा गंभीर प्रवृत्ति के राजनेता हैं। उन्होंने श्री राहुल गांधी के बारे में जो टिप्पणियां की हैं, उस पर राहुल गांधी जी को स्वयं ही विचार करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए शुद्ध राजनीति।